महिलाओं के नेतृत्व में जब विकास होगा तो ये वैश्विक प्रगति की आधारशिला है। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम करती है। बिल्कुल। और मुझे वो पुराना सत्र याद है जब विशेष सत्र बुलाया गया महिला आरक्षण के लिए, तब एक सवाल उठा था, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया कि आप क्यों देना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि महिलाओं को दे देते हैं, फिर वो आगे तय कर लेंगे उन्हें कितना प्रतिशत करना है, आगे कितना बढ़ाना है। 50% की बात हुई। तो क्या मानसून सत्र में इस तरह की कोई तैयारी है मैम? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। हम चाहते हैं देश की महिलाएं आगे बढ़ें। मैंने विमेन लेड मॉडल का जो आपसे डेवलपमेंट मॉडल का जो जिक्र किया, उसकी अंतिम चरण है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। महिलाओं को एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है कि हम उन्हें पॉलिटिकली एम्पावर करें। और सही मायने में उनके नेतृत्व में विकास तभी हो पाएगा, विकसित भारत 2047 तभी बनेगा जब हम महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में लाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए सरकार स्पष्ट है। मॉनसून सत्र में हमारी कोशिश है, तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अब भी कुछ दल पीछे हटेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन दलों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं द्वारा जो समर्थन मिलता है राजनीतिक दलों को, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, पिछले जो चुनाव बीते हैं उसमें उसका असर दिखा है, और आने वाले चुनाव भी हैं। आप तो खुद स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हैं मैम, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहाँ पर महिला प्रतिनिधित्व करती रही हैं। आप देखेंगे वो बिजनेस भी संभालती हैं। आपके बारे में भी यही चर्चा है कि आप भी कोशिश करती हैं कि सभी को साथ लेकर चला जाए। तो क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत जैसा विपक्ष इनमें डिवाइड करने की कोशिश करता है कि आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं या इसलिए देना चाह रहे हैं कि आप परिसीमन करना चाह रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं? ये डर क्यों बढ़ाया जाता है? देखिए, परिसीमन को लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आप परिसीमन को कब तक टालेंगे? परिसीमन से कब तक भागेंगे? देश की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, और कई लोकसभा क्षेत्रों को आप देखिए, उसमें 2 गुना 3 गुना वोटर साइज हो गया है। अब मैं भी एक लोकसभा क्षेत्र का, मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरा वोटर साइज कितना बड़ा है ये तय करता है कि मैं कितने लोगों से सीधे तौर पर संपर्क कर पाती हूँ। तो जैसे जैसे कई इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुझे याद है माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 27 लाख 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन पहुंच गई है। हाँ। क्या एक एमपी जस्टिस कर सकता है अपने वोटर के साथ? और एक सिद्धांत पे हम चलते हैं, 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। तो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बहुत बड़ा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कम है, तो इस सिद्धांत का उल्लंघन तो होगा ही। साथ में जैसे जैसे हम आबादी बढ़ेगी, हमें SC ST सीटें भी बढ़ानी है, और महिला आरक्षण भी अगर हमें सही मायने में लागू करना है तो हमें सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, जिसके लिए परिसीमन ज़रूरी है। तो परिसीमन को लेकर जो ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे मैं ज़रूर चाहूँगी कि देश का आम नागरिक इसको स्पष्टता से समझे कि ये आज समय की मांग है, देश की ज़रूरत है, और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए, SC ST की सीट्स की संख्या बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपने अभी बताया। विपक्ष कहता है कि पुराने जितने भी चुनाव है उसमें महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है, और ये महिला आरक्षण बिल भी इसीलिए लाया जाता है। हर बार कोई ना कोई चुनाव का बहाना बनाया जाता है। अब यूपी में चुनाव है, आने वाले 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है। तो क्या विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है उसमें सत्यता है कि नहीं, ये तो चुनावी फायदे के लिए? मैं विपक्ष को पूछना चाहती हूँ, देश की आधी आबादी महिला है या नहीं है? आप कब तक टालेंगे? 3 दशक से आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व को टाल रहे हैं। कब तक आप उन्हें पीछे रखना चाहते हैं? और दूसरी बात, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो हर साल चुनाव है, आज इस राज्य में है, कल उस राज्य में है। तो क्या ये चुनाव कोई ऐसा कारण बन सकता है कि हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोक सके? किसी ना किसी राज्य का या देश का चुनाव, ये तो रेगुलर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेकिन आप कभी गंभीर होंगे या नहीं होंगे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए? और अगर हैं, देन कम विद अस, हमारे साथ मिलकर इस काम को आप अंतिम कंक्लूजन तक पहुंचाइए। तो मेरी अपील रहेगी सभी विपक्षी दलों से। मैम, कई सांसद जो हैं आप लोगों के साथ आए, और कुछ ऐसे भी हैं जो दबी ज़बान में साथ रहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से आगे नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी या NDA की कोशिश ये है कि सभी को साथ लेकर आया जाए,
बाकी जो दल हैं भले ही वो आपके विरोध में हो, विचारधारा से आपका विरोध करते हो, लेकिन महिलाओं के पक्ष में खड़े रहें, ऐसी कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रयास हमने पहले भी किया, हम अब भी कर रहे हैं। जब नई संसद हमारी शुरू हुई थी, नई संसद में पहला बिल ही महिला आरक्षण का आया था और सारे दलों ने आम सहमति से इसे पारित किया था। लेकिन जब लागू करने की बात आई तो विशेष सत्र में सबने अलग अलग सुर अपने बदल लिए। हाँ। लेकिन आज मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप इंतज़ार करिए, हम कोशिश कर रहे हैं और ये एक ऐसा मसला है जिस पे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए, आधी आबादी के हित में सोचना चाहिए और महिलाओं को आप ज़्यादा दिन पीछे नहीं रख सकते। अगर देश को आगे बढ़ना है तो आधी आबादी को साथ लेकर ही चलना होगा और उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव और परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मैम, जैसा अभी चुनावों का जिक्र हुआ, विपक्ष आरोप भले ही तमाम लगाए, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करती हैं और आपकी पार्टी ने भी शुरुआत से उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि एक नया ही चलन शुरू हो गया है। कोशिश की जाती है कि आपको या एनडीए को पिछड़ा विरोधी बताया जाए, दलित विरोधी बताया जाए। क्या ये महज राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये सच है कि जो राजनीतिक दल आज ये सवाल उठा रहे हैं वो सत्ता से लंबे समय से बाहर हैं और पिछड़े हों, दलित हों, कमज़ोर हों, वंचित हों, उनकी याद उन्हें तभी आती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं और इसलिए आज ये सवाल उठाया जाता है। लेकिन आप हमारी सरकार का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में आप किसी भी पहले की सरकार से अगर आप तुलना करके देखें तो उन्होंने अपने मंत्री परिषद में पिछड़े और दलित समाज से आने वाले जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो एमपीज हैं, उनको मौका दिया है। बिल्कुल। और मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करना चाहती हूँ, एनडीए ने एक संदेश जो पूरे देश में दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर यदि कोई विराजमान होगा तो वो हमारे जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने एक विषय था, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था, जो हमारी नीट की परीक्षा होती थी उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होता था। इस विषय को प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया था और बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री जी ने इसका समाधान किया था। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका समाधान हमारी सरकार ने किया। इसलिए विपक्ष का ऐसा कहना, ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक चुनावी जुमले की तरह ये बात की जाती है और जो हमारा व्यापक स्तर से काम रहा है उसका असर आज समाज में है। और इसीलिए एक के बाद एक चुनाव आप देखिए, लगातार लोगों के विश्वास की मोहर एनडीए गठबंधन पर लग रही है।